वाइंड अप करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसकी HCl पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल की वजह से ये कैलकुलेट किया था। अगर आप जो HC है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लें और वहां पर निकालना चाहे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ डायग्राम से पहले देख देता हूँ। देखिए ये -q मान लेते हैं और ये +q, इनका ये मिड पॉइंट है। ये दूरी भी a मान लेते हैं, ये दूरी भी a मान लेते हैं। तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला। इसमें कहीं पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है P। तो इस पॉइंट पर +q की वजह से और -q की वजह से जो नेट इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा ये बताना है। इधर को हम x मान लेते हैं, मिड पॉइंट को O मान लेते हैं ओरिजिन, और ऊपर को हम लोग y मान लेते हैं। तो होगा क्या कि P पर जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी ऐसे बाहर को आउटवर्ड ही होगी Q चार्ज में। तो इसको आप E1 कह लीजिए, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर, ये नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड इधर ही होगी। तो ये E2 मान लेते हैं। अब एक पॉइंट P है, अब समझिए प्लीज, P पॉइंट पर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। मान लेते हैं ये E2 है और ये E1 है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आएगा। आप यहां से E2 से पैरेलल खींचिए और यहाँ से E1 के पैरेलल ऐसे मिला लीजिए। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा दोनों वेक्टर का। तो ये E माना जाएगा। आप इसी को यहाँ भी बना सकते हैं चाहे तो, यही टर्म चाहे तो यहाँ भी हो जाएगा। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। तो ये कितना होगा अमाउंट में ये हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना है ये समझ में आया? सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे हम इसे, इक्वेटर की तरफ मिड पॉइंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डायग्राम बना लीजिए आप, इसको हमें अब कैलकुलेट करना है। इसमें पॉइंट्स के नाम और दे दें, -2 को पॉइंट A नाम दे देता हूँ और +2 को B नाम दे देता हूँ। दूरी कैलकुलेट करने के काम आएगा। डायग्राम सिमेट्रिक बनाइएगा, ठीक है। तो डायग्राम बना लिया है या रुकूं? थोड़ा बचा है। अच्छा जल्दी करिए प्लीज। तो हो गया। अच्छा कार्तिकेय आप जुड़े हो? नो सर, कार्तिकेय नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ नेट नहीं चल रहा है, मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़ा है, ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर an electric dipole। इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी आएंगे बाद में। इलेक्ट्रिक डाइपोल
along its axis as so। तो its axis के अलाउंड रखा हुआ है डाइपोल, ये है its डाइपोल मोमेंट, its डाइपोल मोमेंट P equal to 2 into 2a, और न्यूमेरिकली अगर आप बात करें तो 2a कह सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो a से b के अलाउंड होगी, या इसकी डायरेक्शन आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप कह सकते हैं अलाउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैं लिख देता हूँ ये द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is along positive x axis। ठीक हो गया। अच्छा, हमें करना क्या है, हम ये देखते हैं। लेट OP be perpendicular bisector of AB। तो जो AB को आप एक्स एक्सिस मान रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर OP है। ठीक, तो फिर हमें करना क्या है, we have to find intensity of electric field, intensity of electric field कहां पर, at P। क्यों, ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से आपको वहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, पहले हम +2 की वजह से निकाल लेते हैं, एक चेक करके निकालिए। मतलब ये डेरिवेशन क्या है कि पहले आप शुरू में 88 चार्ज की वजह से निकालेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसकी मदद से आगे को आप एक डाइपोल की वजह से डायरेक्ट लिख दोगे, बस इतना है। तो अब हम लिखते हैं नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field at P due to +2 charge। तो हम इसे E1 कहते हैं अगर, तो ये E1 कितना होगा, मैग्नीट्यूड केवल E1 लीजिए, 1/4πε0 K, Q अपॉन दूरी क्या होगी, PV², P से B तक की दूरी। क्लियर है? यस सर। ठीक, ऐसा करते हैं, O से P तक की दूरी को R मान लेते हैं, ये वाली, मतलब जो P पॉइंट जहां पर निकाल रहे हो वो डाइपोल के मिड पॉइंट से R दूरी पर है, तो ये R ये है यहां से यहां तक। तो अब आप ही बताइए, OP R है और OB A है, तो PB कितना हो जाएगा, Q अपॉन √R² + A², और स्क्वायर करना है तो सीधे R² + ठीक। और इसकी डायरेक्शन हमने दिखा रखी है ऊपर कि ये अवे फ्रॉम द आउटसाइड होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा बाहर को होगा, दूर को। फिर दूसरी की वजह से निकालते हैं, अगेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to -2 चार्ज कितना होगा, तो 1/4πε0 K
टू अपॉन दूरी यहाँ भी वही होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन्हें कहाँ को होगा टुवर्ड्स पी ए, पी से ए की ओर, ध्यान दीजिएगा। अंदर ऊपर वाला था टुवर्ड्स बी पी, पहला वाला। ठीक है, अब इधर देखिए प्लीज डायग्राम में हम एक एंगल को थीटा मान लें। yes sir, सपोज ये भी थीटा ये भी थीटा, दोनों बराबर। तो उससे क्या होगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। yes sir, तो प्लीज ध्यान दीजिए E1 के कंपोनेंट क्या होंगे, ध्यान से देखिए। E1 का एक कंपोनेंट ऊपर को आ जाएगा इधर को, E1 क्रॉस थीटा, और ये बीच में है E1 तो इधर को आ जाएगा E1 साइन थीटा। अब E2 का देख लेते हैं, इधर को E2 है, इसका नीचे को यहाँ पर E2 क्रॉस थीटा नीचे को, और इधर को E2 sin E2 साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो yes जाएंगे, sir, ठीक है। yes sir, और E1 क्रॉस थीटा और E2 क्रॉस थीटा अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, हाँ, तो कैंसिल नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, नाउ E1 इक्वल टू E1 साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। नाउ E1 एज अ वेक्टर इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस आई के साथ है, और E1 क्रॉस थीटा प्लस जी के साथ है, ठीक है। yes sir, और जरा E2 वेक्टर के बारे में सोचिए तो, E2 साइन थीटा तो यहाँ भी माइनस आई के साथ है, और E2 क्रॉस थीटा नीचे को आ रहा था yes sir, माइनस जी के साथ है। ये कंपोनेंट ब्रेक करना समझ में आया या नहीं आया? आप इसे यहाँ पर sir, भी आ गया, बच्चों, अगर उसी में उलझ रहा है तो आप यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं। ये थीटा है आपके पास और ये भी थीटा है, और ये E1 है, तो इधर को E1 क्रॉस थीटा, इधर को E1 साइन थीटा, नीचे को E2 क्रॉस थीटा, और लेफ्ट को E2 साइन थीटा। तो दोनों के साइन कंपोनेंट के साथ माइनस आई आएगा यूनिट वेक्टर, yes sir, और दोनों के क्रॉस में एक में ऊपर को है, E1 क्रॉस थीटा ऊपर को जा रहा है, तो प्लस जे तो माइनस जे। सो नेट ई कितना होगा, E1 प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। yes sir, तो रखते हैं, तो ये आएगा माइनस E1 साइन थीटा आई प्लस E1 क्रॉस थीटा जे माइनस E2 साइन थीटा आई माइनस E2 क्रॉस थीटा जे। ये वैल्यू ऊपर से ही उठाई है बस, ठीक है। yes sir, तो जो E है
वो हमारे पास आएगा -E1 sin थीटा -E2 sin थीटा इंटू आई प्लस E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा जे। ठीक है, तो अगर खाली ई कर दूं नेट, तो ये वेक्टर ई का मॉड हुआ या नहीं? आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है ना, R इक्वल टू एच आई प्लस वाई जे होता था, तो मॉड ऑफ R कितना होता था? अंडर रूट x² प्लस। प्लस वाई। तो फिर आपके पास यहाँ पर x और y क्या है, जरा गौर से सोचिए। -E1 sin थीटा -E2 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस E1 cos थीटा E2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो कितना आएगा? देखिए प्लीज, E1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस E2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 E1 E2 sin स्क्वायर थीटा प्लस E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 E1 E2 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आ रहा है देखिए प्लीज, E1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पहली टर्म है, E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाद में भी है, तो E1 स्क्वायर, ऐसे ही E2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी है, माइनस 2 E1 E2 कॉमन लें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये कितना होता है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 cos 2 थीटा। यस सर। ठीक है, अब प्लीज देखिए ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा? आपके पास थीटा जो माना था वहां पर जरा देखिए प्लीज, ये दूरी r है, ये दूरी a है और ये एंगल थीटा है। देखिए ऐसा है या नहीं डाइपोल में? यस सर। -2 है ना, ये मिड पॉइंट है, तो ये दूरी r है, -2 छोड़िए अभी, तो ये दूरी हो जाएगी √a² प्लस r²। तो यहाँ से cos थीटा sin थीटा दोनों पता है आपको। cos थीटा कितना हुआ? अपॉन रूट r² प्लस a², और sin थीटा ये अपॉन रूट r² प्लस a²। सो cos 2 थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा r² अपॉन r² प्लस a² माइनस a² अपॉन r² प्लस a²। तो ये हो जाएगा r² माइनस a² r² प्लस a²। E1 E2 दोनों पता है आपको, देखिए प्लीज। यस सर। न्यूमेरिकली दोनों बराबर है या नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 न्यूमेरिकली बराबर है या नहीं? डायरेक्शन ही तो अलग अलग है। यस सर।
numerically E1 equal to E2, so E equal to क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सब जो E1 ही रख दें, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 क्रॉस 2 थीटा, मतलब 2 E1 स्क्वायर ही हुआ फिर यहाँ भी, तो 2 E1 स्क्वायर, E1 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स 1 माइनस क्रॉस 2 थीटा, टू टाइम्स, वो फॉर्मूला लगाइए कि 1 हट जाए, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बहरहाल 2 E1 साइन थीटा आ गया, तो E1 नहीं, फाइनली E इक्वल टू 2 E1 कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का, तो यही है ना E1, यस सर, और साइन थीटा A अपॉन R स्क्वायर प्लस, हो गया है। तो E इक्वल टू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q, का मतलब P1 अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये इन जनरल हो गया। एग्जाम में आपसे उम्मीद की जाएगी कि R जो होगा वो A से बहुत ज्यादा होगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लगभग कितना लिखेंगे आप, R स्क्वायर, सॉरी ये पावर 3/2 आनी चाहिए ना, अरे भाई ये आधा है, 1.5 हो जाए ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, नहीं P अपॉन, यहाँ रख देंगे अगर R स्क्वायर की पावर 3/2 तो R क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यस सर, मुझे लगता है मैंने थोड़ा टफ बना दिया चीजों को, समझ में आया नहीं आया, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। तो ये देखिएगा प्लीज, आपको एक डाइपोल रखा गया है 8 एक्सिस अलोंग, अब मिड पॉइंट से R दूरी पर एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P है, तो P पॉइंट पर इस पूरे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप +2 की वजह से निकालिए, -2 की वजह से निकालिए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा कि दूरी तो P है, P भी बराबर है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग हो जाएंगी E1 E2 की, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग गौर करिए, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना P पॉइंट पर, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और डाइपोल मोमेंट कहाँ को आता है, अगर ऐसे रखा हो एक्स एक्सिस चलो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलो, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन है बच्चों, मैंने ये E1 E2 निकाले, वो तो ठीक है, बराबर ही है मैग्नीट्यूड में। अब देखिए मैंने E1 E2 के कंपोनेंट तोड़े हैं वेक्टर से, और रिजल्टेंट E निकाल दिया है, बस कैलकुलेशन है, इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैंने E1 E2 बराबर रख देने थे शुरू से ही, तो मेहनत थोड़ी कम पड़ती है, ज्यादा हो गई कैलकुलेशन में, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा मुद्दा नहीं है बच्चों। तो ये आ गया, इट्स डायरेक्शन इज, ये लिख लीजिए कहाँ को होगी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग
नेगेटिव 866। तो बच्चों हमने दो सिचुएशन में डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। मैं रिकॉल कराता हूं। अगर आपके पास सुपर किया था पहले वाले में, ये -q है और ये +q है, और इसी एक्सिस पर मिड पॉइंट से, वो यहाँ भी मिड पॉइंट से ही था, अगर r दूरी पर कोई पॉइंट है p, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ये था 1/4πε0 2p/r³ था, जो पिछला वाला हमने किया था ना एक्सियल पोजीशन पर। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है जिसमें -q +q तो वही है, और मिड पॉइंट से यहाँ भी r दूरी पर ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो इधर को आ रहा है, ये अपोजिट, और दूसरी बात ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमने सॉल्व किया है, तो ये p/r³ है जो ऊपर लिखा हुआ है, वहां 2p/r³ था सुबह। एक्सियल पोजीशन पर ज्यादा है आपका डाइपोल मोमेंट, डबल है ना इक्वेटोरियल के Yes, मुकाबले। sir. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, उसकी डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सियल पोजीशन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मतलब, और परपेंडिकुलर करोगे, बाकी सब तो सेम है भाई, 2p और p तो आ रहा है। Yes, sir. हाँ, कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा सोचिए। सर जो अभी कराया है परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल में p/r³ होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, और एक्सियल में 2p/r³ डबल हो जाता है उससे। और इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है, और यहाँ पर इक्वेटोरियल में देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी आ गई है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये अंतर भी है। क्या इतना अच्छी तरह क्लियर है? Yes, sir. ये आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो हमने दो स्पेसिफिक पोजीशन पे निकाल दिया डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर एक जनरल पॉइंट दे दिया जाए इन दोनों के अलावा इन जनरल, तो वहां पर डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब ये करना है। थोड़ा डेरिवेशन में टाइम लगेगा, तो हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, 4:45 पे जुड़ते हैं दोबारा।